दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो बिना हथियार उठाए जंग के मैदान में गया और 75 से ज्यादा लोगों की जान बचा। ये कहानी है डेसमंड डॉस की, जो अमेरिका के एक छोटे से इलाके ब्लू रिज माउंटेन्स वर्जीनिया में पला बड़ा था। डेसमंड बचपन से ही बहुत धार्मिक था। उसने एक ऐसा वादा किया जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कभी हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उसने सैनिक बनकर नहीं बल्कि एक मेडिक बनकर सेना में भर्ती ली ताकि वो लोगों की जान बचा सके। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे डेसमंड डॉस बिना बंदूक उठाए मौत के बीच जाकर अपने साथियों को बचाता है और कैसे वो दुनिया के पहले ऐसे सिपाही बनते हैं जिन्हें मेडल ऑफ ऑनर मिलता है, वो भी बिना किसी को मारे। तो चलिए अब समय को और ना गवाते हुए शुरू करते हैं एक असली हीरो की कहानी को। एक ऐसा हीरो जो भगवान पर भरोसा रखकर नर्क जैसे युद्ध में भी इंसानियत को निभाता है। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हैक्सॉ रिज। वर्जीनिया की खूबसूरत ब्लू रिज पहाड़ियों में एक लड़का रहता था जिसका नाम डेसमंड डॉस। वो अपने परिवार के साथ बड़ा हो रहा था, जिसमें उसका भाई हेल, उसकी धार्मिक माँ बर्था और उसके पिता टॉम थे, जो पहले एक सैनिक रह चुके थे। एक दिन डेसमंड और हेल के बीच झगड़ा होता है और वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डेसमंड गुस्से में एक ईंट उठाकर अपने भाई को मार देता है। हेल बच तो जाता है लेकिन वो हादसा डेसमंड के दिल पर गहरा असर छोड़ जाता है। वो खुद से डरने लगता है कि क्या वो किसी की जान ले सकता है। उसकी माँ बर्था की बातों से उसको और ज्यादा ग्लानि होने लगती, क्योंकि उन्होंने कहा कि बेटा, जो तूने किया वो सबसे बड़ा पाप है। अब ऐसे कई साल बीत जाते। करीब 15 साल बाद एक दिन डेसमंड चर्च में मदद कर रहा होता, तभी सड़क पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब बिना सोचे समझे वो दौड़कर उस घायल आदमी की मदद करता है। वो अपनी बेल्ट से उसके हाथ में टॉर्निकेट लगाता है ताकि उसका खून रुक सके। वो उसे अस्पताल तक ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसकी सूझबूझ की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम वक्त पर नहीं पहुँचते तो शायद ये आदमी बच नहीं पाता। डॉक्टर और नर्स को काम करता देख डेसमंड के अंदर एक नई इच्छा जागती है। उसको महसूस होता है कि किसी की जान बचाना ही शायद असली सेवा है। वो डॉक्टर तो नहीं बन पाया पर लोगों की मदद करने का सपना उसके दिल में बैठ जाता है। अब उसी दिन उसकी मुलाकात होती है डोरोथी नाम की एक नर्स। डेसमंड पहली नजर में उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। अब उससे बात करने के लिए वो तुरंत ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन भी वो अच्छे कपड़े पहनकर फिर से अस्पताल पहुंचता है, बस उसको देखने और बात करने के बहाने से। दोनों की पहली मुलाकात थोड़ी अजीब लेकिन काफी प्यारी होती। अब डेट पर डेसमंड थोड़ा झिझकता है लेकिन फिर अचानक बिना पूछे डोरोथी को किस कर लेता है। डोरोथी को ये तरीका पसंद नहीं आता है पर फिर भी वो नाराज नहीं होती। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती। डोरोथी उसको मेडिकल की किताबें पढ़ने के लिए देती ताकि वो भी इलाज के बारे में और सीख सके। कुछ ही दिनों बाद डेसमंड का भाई हेल घर वालों को हैरान कर देता है जब वो बताता है कि उसने वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होने के लिए आर्मी ज्वाइन कर ली है। उसने पहले बताया भी नहीं क्योंकि उसको पता था कि उसका परिवार ऐसा करने के लिए कभी मंजूरी नहीं देगा। माँ बर्था ये खबर सुनकर बहुत दुखी होती है क्योंकि उनके मुताबिक किसी की जान लेना ईश्वर के आदेशों के खिलाफ है। और पिता टॉम के लिए तो यूनिफॉर्म देखना भी दर्दनाक था क्योंकि उसने पहले ही युद्ध में अपने कई साथियों को खो दिया था। गुस्से और दुख से भरकर वो हेल से कहते हैं, तू यहाँ से चला जा। अब थोड़े वक्त के बाद डेसमंड भी डोरोथी को बताता है कि वो भी आर्मी ज्वाइन करने वाला है, लेकिन एक मेडिक यानी कि सैन्य डॉक्टर के तौर पर। वो कहता है कि मैं चैन से घर पर नहीं बैठ सकता जब बाकी सब मेरी जगह लड़ रहे हैं। जाने से पहले वो डोरोथी को प्रपोज करता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? डोरोथी मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है और दोनों तय करते हैं कि डेसमंड की पहली छुट्टी पर वो शादी करेंगे। जाने से पहले डेसमंड अपने पिता टॉम से मिलने कब्रिस्तान जाता है। टॉम अपने पुराने दोस्तों की कब्र के पास खड़ा होता है और कड़वाहट भरे लहजे में कहता है, जंग में जो गौरव दिखता है वो बस एक झूठ है बेटा। मेरे दोस्त उस झूठ के पीछे अपनी जान दे बैठे। वो चाहता है कि उसके बेटे भी उसी अंधे जज्बे में अपनी जान न गंवाएं। फिर डेसमंड फोर्ट जैक्सन ट्रेनिंग कैंप के लिए रवाना होता है। डोरोथी उसे विदा करते हुए एक बाइबल देती जिसमें उसकी तस्वीर होती है ताकि डेसमंड हर मुश्किल में उसको याद रख सके। डेसमंड की नींद हर रात डरावने सपनों से भरी होती। उसे बार बार वो दिन याद आता है जब उसने अपने पिता का सामना किया था जो उसकी माँ को पीट रहा था। उसे वो खौफनाक पल कभी नहीं भूलता जब उसने अपने पिता के हाथ से बंदूक छीन ली। अगली सुबह टॉम अपनी पुरानी यूनिफॉर्म
और सभी मेडल्स पहनकर फोर्ट जैक्सन पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो बिना किसी झिझक के अपने पुराने कमांडिंग ऑफिसर से मिलने की मांग करता है, जो अब ब्रिगेडियर जनरल बन चुका है। अब डेसमंड का अपने ऑफिसर्स की बात ना मानना और लगातार उनके ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट करना इस हद तक बढ़ जाता है कि बात कोर्ट मार्शल तक पहुंच जाती। डेसमंड की कोर्ट मार्शल सुनवाई शुरू होती और वो एक बार फिर से खुद को निर्दोष बताता है। जैसे ही उसको सजा सुनाई जाने वाली होती है, तभी टॉम कोर्ट रूम में घुस आता है। उसके हाथ में ब्रिगेडियर जनरल का एक लेटर होता है। उस लेटर में साफ लिखा होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक या नैतिक कारणों से हथियार उठाने से इनकार करने का अधिकार अमेरिकी संविधान द्वारा सुरक्षित है। इसीलिए कोर्ट कोई विवाद नहीं चाहता है और कांग्रेस से टकराव से बचने के लिए इस मामले को बंद कर देता है। डेसमंड सभी आरोपों से मुक्त हो जाता है और अब उसे एक कॉम्बैट मेडिक यानी कि बिना हथियार वाला सैन्य डॉक्टर बनने की अनुमति मिल जाती। अपनी जीत के बाद डेसमंड और डोरोथी दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों पहली बार पति पत्नी के रूप में साथ समय बिताते हैं। 1945 में डेसमंड की 77वीं डिवीजन को ओकिनावा भेजा जाता है, यानी सीधा पैसिफिक वॉर जोन में। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें युद्ध की असली भयावता दिखाई देती। हर तरफ बिखरे शव और घायल सैनिकों का अंबार। सभी को एहसास हो जाता है कि अब उन्हीं की जगह लड़ना है जो पहले इस जंग में मारे जा चुके हैं। जल्द ही 96th डिवीजन के बचे हुए सैनिक ग्लोवर की यूनिट से जुड़ जाते हैं और डेसमंड को 2 और मेडिक से मिलवाया जाता है। यही उन्हें मायदा एस्कॉपमेंट, जिसे सैनिक हेक्सॉर रिच कहते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। अमेरिकी फौज ने इसे 6 बार जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार जापानी सेना ने बेहद सटीक और निर्दयी तरीके से उन्हें पीछे धकेल दी। जापानी सैनिक खास तौर पर घायल लोगों को निशाना बनाते थे, इसीलिए डेसमंड को अपना रेड क्रॉस का निशान हटाना पड़ता है ताकि दुश्मनों का ध्यान उस पर ना जाए। उसे एक नया हेलमेट भी दिया जाता है ताकि कुछ सुरक्षा मिल सके। कुछ दिनों के बाद यूनिट हेक्सॉर रिच पहुंचती है। इस जगह पर कब्जा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो भी ओकिनावा को नियंत्रित करेगा वही जापान पर अधिकार पा सकेगा। अमेरिकी नौसेना दुश्मनों पर जबरदस्त बमबारी शुरू करती है ताकि उनकी रक्षा कमजोर हो सके। धुआं और धमाकों से मैदान भर जाता है और इसी बीच ग्लोवर की यूनिट ऊपर चढ़ाई करती। वो लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। जंग बेहद भयानक होती है। दोनों तरफ के सैनिक बड़ी संख्या में मारे जाते, लेकिन डेसमंड डटा रहता है। वो जितना हो सके उतने घायल सैनिकों को बचाता है, यहाँ तक कि उन्हें भी जिन्हें दूसरे लोग मरा मानकर छोड़ देते हैं। कई बार जापानी सैनिक उसके बहुत करीब आ जाते, लेकिन वो स्मार्टली काम करता है और उन्हें धोखा देकर अपने साथियों की जान बचाता है। घंटों के खून खराबे के बाद रात हो जाती। अमेरिकी सैनिक वहीं पर डेरा डाल लेते हैं ताकि सुबह फिर से हमला जारी रख सके। हावेल सभी को चेतावनी देता है कि रात में बाहर निकलना बहुत खतरनाक है, इसीलिए सबको अपने अपने फॉक्स होल्स में ही रहना चाहिए। लेकिन डेसमंड अब भी घायल सैनिकों को छोड़ने से इनकार करता है। वो कहता है कि अभी और लोग जिंदा है और उन्हें बचाना जरूरी है। स्मिटी उसके साथ जाने का फैसला करता है और वो दोनों अंधेरे में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद डेसमंड कुछ घायल सैनिकों को वापस ले आता है। दोनों एक गड्ढे में छिपकर रात बिताते। अब स्मिटी का रवैया पूरी तरह बदल चुका होता है। जो पहले डेसमंड को कायर समझता था, अब वही उसकी हिम्मत का दीवाना हो गया है। वो दोनों हंसी मजाक करते हैं और एक सच्ची दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। लेकिन जब डेसमंड नींद में जागता है तो उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें दुश्मन उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। डेसमंड अचानक डर के मारे नींद से उठ जाता है। उसका चेहरा घबराया हुआ है और सांसें तेज चल रही। वो अपने बुरे सपने के बारे में स्मिटी को बताता है, जिसको सुनकर स्मिटी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि डेसमंड तो अपने सपनों में भी कभी हथियार नहीं उठाता। अब जैसे जैसे सुबह का उजाला फैलने लगता है, डेसमंड पहली बार अपने अंदर छिपे डर और दर्द को बाहर निकालता है। वो बताता है कि बचपन से ही उसके पिता शराब पीकर उसकी माँ को मारा करते थे। कई सालों तक ये सब सहने के बाद एक रात वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस रात उसने अपने पिता से मुकाबला किया, उनके हाथ से बंदूक छीन ली और गुस्से में उन्हीं के ऊपर तान दी। लेकिन तभी उसके पिता घुटनों पर गिर पड़े और रोने लगे। उस पल डेसमंड को एहसास हुआ जैसे उसने अपने पिता को जिंदा रहते ही मार दिया हो। उसी दिन उसने भगवान से वादा किया था कि वो जिंदगी में कभी भी हथियार नहीं उठाएगा। डेसमंड की बात सुनकर स्मिटी भी अपने अतीत का
एक कड़वा सच बताता है। वो कहता है कि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा और बचपन में उसकी माँ ने भी उसे अनाथालय में छोड़ दिया था। दोनों के बीच अब एक गहरा रिश्ता बन चुका होता है, दर्द और सम्मान का। अब जैसे सुबह होती है, जापानी सेना अचानक से हमला कर देती। गोलियों और धमाकों से पूरा इलाका हिल उठता है। अमेरिकी सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता, इसलिए हॉवेल तुरंत पीछे हटने का ऑर्डर देता है और नौसेना कवर फायर देती, लेकिन हालात बेकाबू हो जाते हैं। इस अफरा तफरी में स्मिटी बुरी तरह घायल हो जाता है। डेसमंड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक स्मिटी अपनी जान खो बैठता है। बाकी सैनिक मजबूर होकर नीचे की ओर पीछे हटते हैं, लेकिन डेसमंड वहीं पर रुक जाता है। उसे चारों ओर से घायल सैनिकों की चीखें सुनाई देती। उसका दिल नहीं मानता कि वो उन्हें यूं ही मरने के लिए छोड़ दे। उसे महसूस होता है जैसे भगवान उसे किसी मिशन के लिए बुला रहे हो। बाकी यूनिट पीछे हट जाती है और सिर्फ कुछ सैनिकों को निगरानी के लिए वहीं पर छोड़ा जाता है। अपनी जान की परवाह किए बिना डेसमंड मौत के बीच दौड़ पड़ता है। वो जितना हो सके उतने जख्मी सैनिकों को बचाने लगता है। एक एक कर वो रस्सी के सहारे उन्हें नीचे की ओर उतारता है। अब कई घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं। जब कैप्टन ग्लोवर को पता चलता है कि ऊपर से कोई लगातार सैनिकों को नीचे भेज रहा है, तो वो तुरंत शेलिंग करवाता है ताकि डेसमंड को कवर मिल सके। लेकिन इस हमले से हॉवेल, डेसमंड और बाकी कुछ सैनिक जापानियों के निशाने पर आ जाते हैं। फिर भी डेसमंड हार नहीं मानता है। अब जीपें घायल सैनिकों को लेने पहुंचती है, लेकिन डेसमंड अब भी वहीं रुककर दूसरों को बचाता रहता है। तभी दुश्मन बहुत करीब पहुंच जाता है। डेसमंड एक घायल सैनिक को जल्दी से मिट्टी में छुपा देता है और खुद को एक लाश के नीचे ढक लेता है ताकि जापानी सैनिक उसको देख ना पाए। उसकी ये चाल काम कर जाती है। दुश्मन बिना देखे आगे बढ़ जाता है और डेसमंड उस सैनिक को सुरक्षित निकाल लेता है। उधर कप्तान ग्लोवर ऊपर के हालात देखकर बुरी तरह परेशान होता है। वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिलती। इसके बावजूद डेसमंड अपनी कोशिश जारी रखता है। वो फिर से एक बार हिम्मत जुटाता है और आखिरी बार रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दुश्मन उसको देख लेता है और भारी फायरिंग शुरू हो जाती है। भागते हुए डेसमंड एक जापानी सुरंग में गिर पड़ता है। वहाँ उसको एक मरा हुआ जापानी सैनिक दिखता है जिसने खुद अपनी जान ले ली थी। ये सुरंग दरअसल दुश्मनों के गुप्त रास्तों में से एक होती है, इसीलिए डेसमंड वहीं पर छिपकर रहता है जब तक कि कई जापानी सैनिक वहाँ से गुजर नहीं जाते। तभी उसे एक घायल जापानी सिपाही दिखता है। अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए डेसमंड उसकी भी मदद करता है। वो उसको मॉर्फिन देता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। उसके लिए इंसान इंसान है, फिर चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। रात ढल चुकी होती, लेकिन अंधेरा भी उसको रोक नहीं पाता। उसके हाथ खून से लथपथ और फटे हुए हैं, फिर भी वो लगातार घायल सैनिकों को बचाता रहता है। हर बार वो खुद से बस एक ही बात कहता है, भगवान मुझे बस एक और को बचाने की ताकत दो। सुबह का उजाला होते ही जापानी सैनिकों के साथ साथ अमेरिकी घायल सिपाहियों को भी नीचे लाया जाने लगता है। कैप्टन ग्लोवर ये देखकर हैरान रह जाता है। दर्जनों घायल सैनिक जो सबको मरे हुए लग रहे थे अब जिंदा है और नीचे सुरक्षित पहुंच चुके हैं। उनमें से एक सिपाही आखिरकार सच्चाई बता देता है, सर ये सब एक ही आदमी ने किया है, वही आदमी जिसे हम सब कायर कहते थे। ये सुनकर सबके चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। उधर डेसमंड अब भी मैदान में बाकी बचे लोगों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको सार्जेंट हॉवेल और एक और घायल सैनिक मिलता है जो किसी तरह जिंदा है। डेसमंड पहले उस सैनिक को बचाता है, जिसके बाद वो बिना वक्त गवाए अपने सार्जेंट को बचाने के लिए वापस लौट जाता है। तभी एक जापानी स्नाइपर उसको देख लेता है, लेकिन डेसमंड की किस्मत उसका साथ देती है। गोली उसके हेलमेट से टकराकर बाहर निकल जाती है और वो बच जाता है। हॉवेल के पास अभी भी उसकी बंदूक में कुछ गोलियां बची होती और डेसमंड एक चाल चलता है। वो जानबूझकर दौड़कर अपनी ओर उस स्नाइपर का ध्यान खींचता है ताकि स्नाइपर फायर करे और उसकी पोजीशन का पता चले। अब स्नाइपर जैसे ही गोली चलाता है, हॉवेल तुरंत निशाना लगाकर उसको मार देता है। जहां खतरा टलता देख डेसमंड अपने सार्जेंट को उठाकर नीचे की ओर ले जाने लगता है। जापानी सैनिक उसको देख लेते हैं, उसका पीछा करते हैं। हॉवेल पीछे से गोली चलाकर कवर देता है, जबकि डेसमंड लगातार आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार हॉवेल भी नीचे पहुंच जाता है। अब बारी थी डेसमंड। वो भी हिम्मत दिखाते हुए छलांग लगाता है और नीचे उतर आता है। जापानी सैनिक ऊपर से झांककर उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ग्लूवर और उसकी टीम सही समय पर पहुंच जाती है और उन दुश्मनों को मार गिराती। इस तरह डेसमंड आखिरकार सुरक्षित नीचे पहुंच जाता है। अब वो सबकी नजर में
एक सच्चा हीरो बन चुका होता है। डेस्मंड को फौरन फील्ड हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको एक दुखद खबर मिलती है कि उसकी टीम का दूसरा मेडिक जंग में नहीं बच सका। कुछ देर बाद कैप्टन ग्लोवर उससे मिलने आता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि उसने डेस्मंड को गलत समझा था, जिसके बाद वो भावुक होकर कहता है, तुमने हमारे देश के लिए जितना किया है शायद कोई और नहीं कर सकता। ग्लोवर बताता है कि अगली सुबह उन्हें दोबारा हेक्सो रिज पर हमला करना होगा, लेकिन वो ये भी जानता है कि शनिवार को डेस्मंड सिर्फ प्रार्थना करता है, इसीलिए इस बार वो उसको मजबूर नहीं करता। पर डेस्मंड मुस्कुराकर कहता है कि मैं जरूर जाऊंगा, और अगले दिन पूरी यूनिट उसकी प्रार्थना खत्म होने का इंतजार करती है। फिर साथ में जंग के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं। इस बार हालात पहले से अलग होते हैं। अमेरिकी सैनिकों को रीइंफोर्समेंट मिल चुकी है और डेस्मंड के पहले खोजे गए टनल रास्ते की मदद से वो जापानियों को चौंका देते हैं। लड़ाई अब उनके पक्ष में मुड़ने लगती है। तभी कुछ जापानी सैनिक सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण का नाटक करते हैं, और जैसे ही वो लोग पास आते हैं वो लोग ग्रेनेड फेंक देते हैं। अब गोलियों की बारिश होती है, जिसमें दुश्मन मारे जाते हैं, जहां डेस्मंड भी अपने साथियों को बचाने की कोशिश में एक ग्रेनेड को दूर फेंकते हुए खुद घायल हो जाता है। लड़ाई खत्म होते ही उसके साथी उसको स्ट्रेचर पर रखकर जल्दी से अस्पताल की ओर ले जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें एहसास होता है कि डेस्मंड की बाइबल गिर गई है। सब रुक जाते हैं। बाइबल उठाकर बड़ी श्रद्धा से वो लोग उसके हाथ में देते, वही बाइबल जो उसकी आस्था और हिम्मत का प्रतीक थी। आखिरकार अमेरिकी सेना इस जंग को जीत लेती। जापानी कमांडर शर्म से खुद अपनी जान ले लेता है। असल जिंदगी में डेस्मंड डॉस ने हेक्सो रिज की लड़ाई में 75 सैनिकों की जान बचाई थी। वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें बिना हथियार उठाए मेडल ऑफ ऑनर दिया गया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। डेस्मंड और डोरोथी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशी से बिताई, जब तक कि 1991 में डोरोथी का निधन नहीं हो गया। डेस्मंड ने कभी अपने लिए नाम या शोहरत नहीं चाही। वो हमेशा कहते थे, सच्चे हीरो तो वो हैं जो घर कभी लौटकर नहीं आए। वो 2006 में 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका साहस और विश्वास हमेशा याद रखा जाएगा। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि डेस्मंड डॉस की ये जबरदस्त आत्मविश्वास से भरी कहानी आपको जरूर पसंद आई हो। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।